अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में, श्वसन क्या है और श्वसन वायवीय या अवायवीय श्वसन के बारे में बायोलॉजी क्लास 10 का। और दूसरे क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान पौधा तक पढ़े थे। पौधा में तो कोई विशेष क्रिया होती नहीं है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जैसा कि आप लोग बुक में देखोगे, जंतु में गैसों का आदान प्रदान जो है, निम्न श्रेणी के जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव, एक कोशिकीय जीव है यह। ऐसे जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से होता है, यानी कि शरीर का जो ऊपरी भाग होता है, झिल्ली, त्वचा झिल्ली, उसके द्वारा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। मिश्रण क्रिया होती है, क्योंकि ऐसे जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं, और ऐसे एक कोशिकीय जीव में श्वसन क्रिया जो है उसी सतह के द्वारा हो जाती है। इसके लिए कोई विशेष जो है कोई अंग या अंगक नहीं पाए जाते हैं। तो विसरण के द्वारा, विसरण मीन्स क्या होता है, एक झिल्ली से आदान प्रदान करना, अंदर बाहर जाना, जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, विसरण और परासरण। उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी, जिसे हम लोग मैमेलिया वर्ग के जीव कहते हैं, ऐसे जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है। कैसे होता है, विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है, जिसे श्वसन अंग कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जीवों में ऊर्जा अधिक चाहिए, अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और इस प्रकार के जीवों में जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है विशिष्ट अंग के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके लिए श्वसन गैसों का आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के जीवों में अधिक ऊर्जा चाहिए और अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जंतु में मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। तो जंतु में 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं श्वास नली, जिसे ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। क्या है, श्वास नली, जिसे हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। इस अंग के द्वारा कीट, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, में श्वसन क्रिया होती है। ट्रैकिया या श्वास नली के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, इसके माध्यम से टिड्डा, तिलचट्टा जैसे कीटों में होती है। शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित जो होती है, अत्यंत शाखित मतलब कि शाखा युक्त, जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे, शाखित नलिकाएं होती है, और जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है, तो दूसरी ओर शरीर पर श्वास रंध्रों छिद्रों के द्वारा खुलती है। यानी कि एक तरफ जो है वह सीधे सीधे जो है वह कहाँ रहती है, तो वह जुड़ी रहती है किससे, तो वह जुड़ी रहती है ऊतक से, यानी कि शरीर के अंगों से जुड़ी रहती है, और दूसरी तरफ शरीर पर श्वास रंध्र या जो बाहरी और जो सतह पर खुलते हैं, छिद्र होते हैं, उससे रहती है। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या अन्य कोई रंजक नहीं पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है, इसलिए ऑक्सीजन डायरेक्ट ऊतकों में पहुंचते हैं। यहाँ परिवहन जैसी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते। देखो आप लोग ग्रास हॉपर या तिलचट्टा या उस तरह के कीट, बहुत सारे कीटों को आप जो है बचपन में मारे होंगे, आज भी मार देते होंगे, तो देखते होंगे उसमें लाल रक्त नहीं निकलता, उजला जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए उसमें ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। तो यह स्थिति जो है वह देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत जो है क्या होता है, तो वायु की उपस्थिति में यह होती है, और यह जो है तिलचट्टा और ऐसे जीव जो होते हैं जो बिल्कुल इन सारी चीजों को सतह से जुड़ने के कारण क्या होता है कि वह सतह से जुड़ करके ही वह जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर देता है। उसके बाद दूसरा है हमारा गिल्स। गिल्स एक विशेष श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो यह मुख्यतः जल में रहने वाले जीव जो होते हैं, जिसे हम लोग जलीय जीव के नाम से जानते हैं, वैसे जीवों के लिए यह संसाधन उपलब्ध है गिल्स, और इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है।
जल और रक्त के बीच विसरण क्रिया द्वारा मछली, सीप, झींगा आदि जलीय जीवों में गिल्स पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और तीसरा फेफड़ा, जिसे हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं, या उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग फेफड़ा के रूप में पाया जाता है और जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं, इसका यह उपयोग करता है। मेढक उभयचर जिसे बोलते हैं, में फेफड़े के अलावा त्वचा और मुख ग्रसनी से भी श्वसन, मुख ग्रसनी मतलब मुख गुहा से भी यह जो है श्वसन करता है। यानी कि मेढक जो है एक ऐसा उभयचर जंतु है जो फेफड़ा से भी श्वसन करता है, साथ ही त्वचा से भी करता है, मुख ग्रसनी से भी करता है। जबकि रेप्टिलिया या स्तनधारी जीवों में श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा होता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, कबूतर, मगरमच्छ, मनुष्य इत्यादि। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं। मेढक एक ऐसा ही विशेष जीव है जिसे उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन। यह जो है त्वचा से भी श्वसन क्रिया कर लेता है, मुख के द्वारा भी कर लेता है और साथ ही साथ फेफड़ा के द्वारा, नासिका गुहा और फेफड़ा के द्वारा भी करता है। तो इस तरह से श्वसन अंग हमारे पास कितने, 3 तरह के पढ़े हम लोग श्वसन अंग। कौन कौन से पढ़े हम लोग? तो पढ़े हम लोग श्वास नली या ट्रैकिया, उसके अलावा गिल्स और तीसरा फेफड़ा। अब हम लोग जो है वह मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव श्वसन तंत्र, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा सम्मिलित रूप से श्वसन अंग कहलाते हैं। कौन कौन से? नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया और साथ ही साथ फेफड़ा को, यानी कि नासिका छिद्र, श्वास नली, स्वर यंत्र और फेफड़ा को सम्मिलित रूप से, यानी कि सबको एक साथ मिलाकर के हम क्या कहेंगे? श्वसन अंग कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलेंगे। एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नासिका छिद्र क्या है? तो नासिका छिद्र मनुष्य के मुख द्वार के, यानी कि मुख द्वार जो मुंह होता है, ठीक उसके ऊपर में 2 गोलाकार छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। नासिका छिद्र कहा जाता है। नासिका छिद्र के अग्रभाग को प्राघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं, जिससे सूंघने का काम करते हैं। इसका पिछला भाग घ्राण क्षेत्र होता है। इसका कार्य गंध को पहचानने का होता है। तो इसके द्वारा नासिका छिद्र के द्वारा नाक से होते हुए ऑक्सीजन या वायु जो है हमारे फेफड़ा तक पहुंचती है। दूसरा है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। ये जो हम लोग का आवाज जो निकल रहा है, बोलते जो है हम लोग, नासिका छिद्र अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के निकट, जैसे हम लोग पोषण में पढ़े थे ना, पाचन तंत्र में आहार नाल के भाग में ग्रसनी, ग्रास नली, तो ठीक ग्रसनी के निकट ही जो है कंठ द्वार होता है। तो ग्रसनी में क्या होता है? कंठ द्वार, और कंठ द्वार के निकट खुलता है या अंदर की ओर। इसकी रचना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहते हैं। तीसरी संरचना है श्वास नली या ट्रैकिया। यह पाइप नुमा, जैसे फूड पाइप ग्रास नली होती है, उसी तरह से यह श्वास नली होती है। लैरिंग्स के ठीक पीछे एक लंबी नलिका होती है जिसे श्वास नली कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग मनुष्य में कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास जो लगभग 16 मिलीमीटर होती है। 11 सेंटीमीटर लंबाई और व्यास कितना होता है? मोटाई, व्यास मतलब गोलाकार भाग, त्रिज्या नहीं, व्यास डायमीटर 16 मिलीमीटर होती है। श्वास नली को मजबूती प्रदान करने के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं, यानी कि आधा आधा वलय मीन्स होता है रिंग, पूर्ण वलय नहीं, आधा रिंग नुमा जो है संरचना होती है जो श्वास नली को पकड़े हुए रहती है, ताकि श्वास नली जो है वह मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, वह जो है जल्दी नष्ट नहीं हो, उस पर किसी प्रकार का कोई जो है चोट या बाहरी दबाव का असर कम से कम हो। श्वास नली फेफड़ों के निकट विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। जैसे ही श्वास नली फेफड़ा के पास पहुंचती है तो 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। यह श्वसनी जो है फेफड़ा के अंदर प्रवेश कर जाती है और प्रवेश कर श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि वही श्वसनी जो है अनेक ब्रांचेज में टूट जाती है और उसे चित्र में आप लोग देखोगे ऐसा फिगर में श्वसनिकाओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक श्वसनिका जो है
अनेक जो है, प्रत्येक श्वसनिका अनेक जो है वह क्या बनाते हैं, कोष्ठक का निर्माण करते हैं शाखाओं में बट करके, जिसे वायु कोष्ठिका कहते हैं। यह वायु कोष्ठिका, ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोष में खुलती है। तो वायु कोष्ठिका वाहिनियां बनती है शाखाओं में बटकर, उसके बाद वायु कोष तक जाते हैं जिसे एयर सैक्स, जहां हवा भरते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं, उसका पॉकेट देख रहे हो, उसको पॉकेट को उलट देते हैं तो आउट पॉकेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, वैसा ही वह जो है वायु कोष का स्ट्रक्चर होता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। जो फेफड़ा श्वसन गैसों के आदान प्रदान करता है, इसका क्षेत्रफल लगभग 400 से 800 वर्ग फीट होता है। देखो, सभी वायु कोष को अगर हम फैला देते हैं तो वह 400 से 800 वर्ग फीट होता है। सामान्यतः हम लोग का जो घर का कमरा होता है, या हम लोग अपने कोचिंग वोचिंग जो पढ़ते हैं, सामान्यतः जो क्लासरूम होता है, हम लोग घर में जो रहते हैं, उस घर का अगर 10 बाई 10 का रूम है, मतलब कि 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है, तो 100 वर्ग फीट। तो वैसे वैसे धरातल सतह के क्षेत्रफल के 4 गुना, कम से कम 4 गुना से 8 गुना क्षेत्रफल होता है उसका। अब सोच सकते हो कि फेफड़ा में वायु कोष्ठकों की संख्या कितनी है और उसमें क्षेत्रफल उसका कितना है, जिससे वायु आदान प्रदान करता है। इसलिए श्वसन अंग का कितना महत्व है हमारे जीवन में। देखते हैं, हम लोग अपने नाक को बंद कर लेते हैं कुछ ही क्षणों के लिए, तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड होते होते जो है हम लोगों का दम फूलने लगता है, क्योंकि प्रत्येक क्षण वायु की आवश्यकता होती है। और वायु की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, और उस ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जो है दम घुटने लगता है। तो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन के लिए, ये हम खुद ही समझ सकते हैं इसको। और इसके लिए ये जो श्वास नली है, यह कितना महत्वपूर्ण है, जो फेफड़ा के अंदर श्वसनिकाओं में, श्वसनी में, वायु कोष्ठिक वाहिनी में, और साथ ही साथ वाहिनी जो है वायु कोष में जो बदलते हैं, इसकी संख्या जो है 3 × 10⁸ है, यानी कि 3 लाख है। और साथ ही साथ फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो क्षेत्रफल प्रदान करता है, वह क्षेत्रफल 400 से 800 वर्ग फीट का होता है। अब हम लोग एक और अंग देखते हैं, फेफड़ा चौथा अंग है श्वसन अंग के रूप में। हम लोग एक एक करके सबको देखें, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली या ट्रैकिया, और अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फेफड़ा। यह मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होती है। वक्ष गुहा मतलब छाती वाले भाग में। इसकी संख्या 2 होती है। यह स्पंजी मतलब चिपचिपा गुलाबी रंग का थैली नुमा रचना होती है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होती है। तो जो हृदय के इधर उधर, किसके, हृदय के इधर उधर जो है प्लूरल गुहाओं में स्थित होती है। फेफड़ा के चारों ओर सुरक्षा झिल्ली जो है प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं। इसे म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ होता है। यह फेफड़ा को फैलने और वास्तविक रूप में लौटने के वाले घर्षण को कम करता है, क्योंकि हमारा फेफड़ा क्या होता है, वायु जब अंदर जाता है तो फेफड़ा फैलता है, और जब वायु बाहर निकलता है तो फेफड़ा सिकुड़ता है। तो इस सिकुड़ने और फैलने के क्रम में कोशिका झिल्ली जो तरल पदार्थ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके घर्षण को कम करता है। साथ ही फेफड़ा को सुरक्षित रखता है बाहरी आघात से, चोट से, किसी प्रकार की समस्याओं से। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े मानव श्वसन तंत्र, जो 4 अंगों से मिलकर के बने हैं। नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, नासिका छिद्र है, स्वर यंत्र है, श्वास नली या ट्रैकिया है, और चौथा जो है हमारा फेफड़ा है। इस प्रकार से मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़े। मनुष्य के लिए